नमस्कार, लिटरेरी गुरु के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी और लिटरेरी गुरु में आज हम बात करेंगे प्रकाश मनु जी से। प्रकाश मनु वरिष्ठ उपन्यासकार, कहानीकार और बाल साहित्यकार हैं। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है मनु जी। धन्यवाद। मुझे ये सोचकर ही बहुत गुदगुदी सी होती है कि आपने इतने सारे उपन्यास और खासकर जो बाल साहित्य रचा है ना, गढ़ा है ना, उसके बारे में एकदम से ख्याल आता है कि आप 2 बहनें 7 भाई, मतलब अच्छा खासा बड़ा परिवार था और माता पिता लगभग आपके निरक्षर थे जैसा मैंने पढ़ा। परिवार में साहित्यकार होना तो बहुत दूर की बात थी, कोई दूर दूर तक साहित्य के निकट भी नहीं था। तो प्रकाश मनु के अंदर ये बीज कैसे प्रस्फुटित हुआ? राशि, ये प्रश्न मुझसे बहुत लोगों ने किया। जरूर पूछेंगे क्योंकि बहुत बड़ा आपका रचना संसार है। हाँ, तो बहुत सारे लोग, बल्कि मेरे एक मित्र थे जो कि मेरे परिवार में भी जिनका आना जाना था, उन्होंने उस परिवार को देखा और ये देखा कि बहुत अच्छे आत्मीय मेरे पिता माँ सबका प्रेम देखा, भाई बहनों का। तो मुझसे कहा एक बार कि मनु जी, आपसे एक बात पता करनी है। मैंने कहा पूछिए। कि आप एक व्यवसायी परिवार में जन्मे, तो मनु जी उस व्यवसायी परिवार में जन्म लेकर आप लेखक कैसे हुए? हम भी मैंने यही जानना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा कि मित्र, इसका उत्तर तो मैं दे सकता हूँ लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लंबा जवाब दीजिए। तो मैंने कहा ऐसे नहीं, मैं इस पर लिखूंगा। और उसके बाद मैंने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका पहला खंड आ गया है मैं मनु। और मैंने एक पुस्तक लिखी, यादें घर आंगन की। उसमें वह सब लिखा जो मैं उनसे बताना चाहता था। खैर, वो सब कहने की तो जरूरत नहीं, लेकिन ये जरूर है कि मैं ये देखता हूँ कि मैं बचपन में कैसा था। 9 भाई बहनों में मैं अलग तो जरूर था, बिल्कुल। लेकिन वो अलग क्या था, बार बार इस पर अगर मेरी नजर जाती है तो ये लगता है मैं बचपन से ही बहुत सोचता रहता था। क्या सोचते रहते थे? इसका उत्तर मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये लगता था कि आसपास में जो कुछ देखता था वह सब मेरे भीतर भी चला करता था। किसी का दुख देखता था तो दुनिया में इतने दुख क्यों हैं? ये दुनिया के ऐसी नहीं हो सकती इसमें दुख ना हो। और अपने आसपास की जो दुनिया है उसके बारे में सोचा करता था और उसकी एक बड़ी सुंदर प्रतिछवि अपने मन में बना लेता था कि वो दुनिया जो मेरे आसपास की है और इतनी सुंदर नहीं है, मैं मन में और कल्पना में एक सुंदर दुनिया उसकी गढ़ लिया करता था। और ये सब थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है मेरी माँ, मेरी नानी कहानियां और सुनाया उनकी करती सुनाई थी। हुई कहानियां। और उन बिल्कुल। कहानियों ने मुझे धीरे एक अलग धीरे सी दुनिया में ले जाते थे अलग सी आपको। दुनिया में ले जाते थे। वो दुनिया जिसमें उड़ना मैंने सीख लिया था। बगैर पंखों के कैसे उड़ा जा उन सकता है। कहानियों ने आपको बहुत निर्भय भी बनाया। मैंने पढ़ी है ये जी बात जी। जगह पे कि वो एक जो राजकुमार होता था और वो एक दरवाजे, 2 दरवाजे, तीसरे दरवाजे, जब उसे कहा गया कि ये वाला दरवाजा नहीं खोलना, तो फिर वो राजकुमार सोचता है कि ये दरवाजा क्यों नहीं खोलना है। फिर वो जब वो खोलता है तो वो फिर उस राजकुमारी को हाँ हाँ साथ लेके हाँ जाता हाँ है। जी, वो निर्भय तो है ही, लेकिन उसमें एक तरह का क्या कहा जाए, उत्सुकता कि जैसे सब करते हैं उससे अलग मैं क्यों ना करूं। जी मैं जी। अपनी राह खुद क्यों ना बनाऊं। तो बिल्कुल। ये जो एक जिद आई अपने अंदर, उस जिद ने मुझे बनाया अपने ढंग से जीना जी और बिल्कुल। जो लगता है वो करना और सबसे अलग करना। और आज मैं सोचता हूं, अगर उस राजकुमार ने, मान लो उसमें 8 कोठरियां और उसे कहा गया कि 7 कोठरियां खोलनी है और 8वीं नहीं खोलनी, तो अगर वो 7 ही कोठरियां खोलता तो शायद कहानी नहीं नहीं बनती। बनती। लेकिन जब उसने 8वीं कोठरी खोली और 8वीं कोठरी खोलते ही उस पर पता नहीं कितनी विपत्तियां टूट पड़ी। अभी खौलता हुआ समंदर आ गया, अभी ये नाग सब लटक रहे कल्पना, हैं और क्या बिल्कुल। क्या उस पर विपत्तियां टूट पड़ी। फिर उसके बाद वो आगे जाता है, उसे एक राजकुमारी मिलती है, वो राजकुमारी राक्षस के किले में है, उसे वो जी। छुड़ाता है। यानी उसके बाद चाहे वो कितना ही घायल हो गया, कितनी तकलीफें उसने झेली, लेकिन उसके चेहरे पर एक आनंद का भाव है कि मैंने कुछ किया,
और ये आनंद का भाव जो है, ये उपलब्धि है। बिल्कुल उसको सही लगता है कहा। कि ये कहानी बन गई। हाँ, अगर वो साथ ही कोठरियों में घूमता तो तो फिर शायद ये कहानी नहीं बनती, बिल्कुल है सही ना? कहा आपने। आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जानना है, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का गाना सुन लेते हैं। मनु जी, पहला गीत जो आपकी पसंद है वो है ज्योति कलश छलके। ये गीत सुनते हैं। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, वे गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके। घर आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत से सिंचन, मंगल घट ढल के, मंगल घट ढल के, ज्योति कलश छलके। पात पात बिरवा हरियाला, धरती का मुख हुआ उजाला, सच सपने कल के, सच सपने कल के, ज्योति कलश छलके। उषा ने आंचल फैलाया, फैली सुख की शीतल छाया, नीचे आंचल के, नीचे आंचल के, ज्योति कलश छलके। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु। हमारे साथ हैं प्रकाश मनु। मैं हूं आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी। मनु जी, थोड़ी सी उत्सुक हूं जानने के लिए ये कि आपका मूल नाम तो चंद्र प्रकाश विग है, तो आप प्रकाश मनु कब और क्यों हो ये गए? मेरे नाम की बड़ी विचित्र गाथा है। हम्म, ऐसा है राजश्री हम्म, कि मेरी माँ शिव भक्त थी हम्म, और उन्होंने मेरा नाम रखा, हम्म, बड़ा लंबा सा नाम था, हम्म, शिव चंद्र प्रकाश, हम्म, है ना? और हम्म, विग तो पारिवारिक नाम था, जी, गोत्र का नाम, तो हम्म, शिव चंद्र प्रकाश विग ऐसा हम्म, हुआ नाम। हम्म, आज मैं सोचता हूँ हम्म, वो नाम कितना सुंदर रहा होगा, हम्म, क्योंकि वह शिव के मस्तक पर विराजने वाले चंद्रमा का प्रकाश था, है बिल्कुल। ना? हम्म, तो अपनी ओर से मेरी निरक्षर माँ ने हम्म, मेरा इतना सुंदर नाम रखा था, जो आज भी मैं सोचता हूँ तो अभिभूत होता हूँ। हम्म, लेकिन मेरे भाई साहब मेरा एडमिशन कराने के लिए स्कूल गए तो हेडमास्टर साहब तिवारी जी थे। हम्म, उन्होंने कहा इसका नाम क्या है? भाई साहब ने कहा शिवचंद्र प्रकाश। हम्म, उन्होंने कहा शिवचंद्र प्रकाश, ये तो बहुत लंबा है, तो इसको थोड़ा छोटा करना चाहिए। बोले मैं चंद्र प्रकाश लिख लेता हूँ। तो भाई साहब ने कहा लिख लीजिए, तो शिव छूट गया हम्म, और चंद्र प्रकाश हो गया, हम्म, है ना? और विग साथ में जुड़ा तो चंद्र प्रकाश विग हो गया। हम्म, लेकिन मैं 7वीं 8वीं से ही कविताएं लिखने लगा था, हम्म, तो उस समय तो नहीं, लेकिन बाद में जब मैं ग्रेजुएशन तक पहुंचा और आक्रोश की कविताएं लिखता था, तो मुझे लगा चंद्र प्रकाश विग तो एक सांसारिक व्यक्ति है, वो चंद्र प्रकाश रुद्र होना चाहिए। तो हुआ ये कि चंद्र प्रकाश रुद्र नाम से ही मेरी कवि कीर्ति हुई, इसी नाम से मेरी पुस्तक भी है, और कई वर्षों तक मैं चंद्र प्रकाश रुद्र ही रहा। उसके बाद मैं पीएचडी करने जब कुरुक्षेत्र गया, तो कुरुक्षेत्र में राजश्री मेरा एक तरह का पुनर्जन्म हुआ। वहां मैं प्रकाश मनु हुआ। मैं प्रकाश मनु कैसे हुआ? वहाँ मैंने बहुत साहित्य पढ़ा और वहाँ का बहुत समृद्ध पुस्तकालय है, तो कहना चाहिए कि मेरी सबसे अधिक मित्रता पुस्तकालय से हुई।
मैं सुबह-सुबह वहाँ पहुँच जाता था, रिसर्च करने के लिए पहुँचा था और अंत में 8 बजे 9 बजे जब वो बंद हो रहा होता था, तो मुझसे कहा जाता था अब बंद होने का समय हो गया, अब आप लिख लो। जाएँ। तो इतना मैंने साहित्य के जो बड़े दिग्गज थे, उन सबको पढ़ा और पढ़ने के बाद मेरे अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और मुझे लगा कि मुझ में जो रोष था, अब वो एक तरह की चिंतनशीलता में बदलता जा रहा है। अब मैं दुनिया के बारे में सोचने बहुत लगा हूँ। तो यह जो चिंतनशीलता है, ये मेरे पढ़ने में, मेरी सोच में और मेरे लिखने में भी आई। मेरे लिखने की प्रकृति भी बदली और मुझे लगा कि ये रुद्र नाम जो अब तक मेरे साथ चल रहा है, अब ये नाकाफी है। मैं उन दिनों राजश्री कामायनी बहुत पढ़ता था। कामायनी मुझे बहुत पसंद थी। जयशंकर। अगर आपने कामायनी पढ़ी है तो कामायनी में मनु श्रद्धा पति पत्नी तो है, लेकिन मनु थोड़ा सा डगमगाते हैं। श्रद्धा बहुत दृढ़ चरित्र की है और अंत में जब वो तमाम भटकावों से बच के, इड़ा से बच करके जब वो वापस आते हैं तो श्रद्धा उन्हें एक पर्वत शिखर की ओर ले जा रही है। आगे आगे श्रद्धा चल रही है, पीछे पीछे मनु। मनु में बहुत आकर्षण है, भव्यता है। मनु में बहुत दुर्बलताएं हैं। शायद ये दुर्बलताएं, शायद ये आकर्षण, दोनों ही चीजें मुझ में भी हैं। मुझे ये बिंब बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा मैं मनु हूँ, मुझे मनु होना है। तो मुझे लगा कि अब रुद्र हटाकर मुझे मनु, क्योंकि मनु मननशील होता है। मनु का एक अर्थ है मननशील होना। तो मुझे लगा मैं मननशील हो रहा हूँ तो मैं मनु हो सकता हूँ। लेकिन मैंने चंद्र प्रकाश के आगे जब मनु लगाया तो मुझे ज्यादा मजा नहीं आया। तो मुझे लगा कि थोड़ा नाम और छोटा हो सकता है। तो शिव तो मेरे हेडमास्टर साहब ने हटाया था, शिव चंद्र प्रकाश में से, और चंद्र मैंने हटा दिया और मैं प्रकाश मनु हो गया। और फिर मुझे लगा कि अगर मनु होना है तो मैं जरा लिख के देखूं ये प्रकाश मनु होगा कैसे। मेरे पास कामायनी की वो प्रति आज भी है जिसमें मैंने शायद दर्जनों बार लिखा था प्रकाश मनु, प्रकाश मनु, कि वो दस्तखत कैसे होंगे, प्रकाश मनु पढ़ने में कैसा लगेगा, देखने में कैसा लगेगा। और उसी रात मैं प्रकाश मनु हो गया। और आज चंद्र प्रकाश तो लोग बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन साहित्य की दुनिया और बाहर की दुनिया भी मुझे तो प्रकाश मनु नाम से। नाम की कहानी। मनु जी, आपकी ही पसंद का फिल्म शोर का ये गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं। एक प्यार का नगमा है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है।
धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु और इस समय हम बातचीत कर रहे हैं सुविख्यात रचनाकार प्रकाश मनु से। जो भी आपने बात बताई वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। आपने कहा आप में बहुत रोज था और आप 7वीं 8वीं क्लास से लिखने लगे कविताएं। हाँ। जब आप बचपन में थे, छोटे थे, तो बहुत सोचते थे। सोचते ये थे कि कोई दुखी क्यों है, इतनी तकलीफ क्यों है। तो ये स्वभाव परिवर्तन कैसे, ये रोज क्यों आया? हाँ, वही जो प्रश्न उठा करते थे बचपन में, तब मैं विचार किया करता था कि ऐसा क्यों है। हाँ। ये इतने दुख क्यों है, दुख क्यों नहीं दूर हो सकते, दुनिया और सुखी और आनंदपूर्ण क्यों नहीं हो सकती, ये संसार सुंदर क्यों नहीं हो सकता। लेकिन बड़े होकर मुझे समझ में आया ये सुंदर इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ शोषण है, यहाँ असमानता है और बहुत कुछ है। मैं तो एक संपन्न परिवार का बेटा था, लेकिन मैं देखा करता था कि मेरे पास तो इतनी सब चीजें इफरात में हैं, लेकिन लोगों के पास तो इतना भी नहीं है। उनके पास तो मामूली जीने लायक चीजें भी नहीं है। और मैं एक बड़े भवन में रहा करता था, लोग तो इस बुरी तरह से जी रहे थे, तो एक गुस्सा मेरे अंदर ये आया कि जो चीजें मेरे पास है वो इनके पास क्यों नहीं है। यानी ये एक अलग तरह का असंतोष था कि दूसरों के पास वो सब क्यों नहीं है, जो मेरे पास है वो सबके पास हो, तब तो दुनिया सुंदर होगी। अगर मेरे पास सब कुछ है और दूसरे के पास कुछ नहीं है, तो ये दुनिया सुंदर नहीं है। तो वो आक्रोश अपनी ही परिस्थितियों से, अपने ही परिवार के प्रति, अपने ही वर्ग के प्रति आया और ये लगा कि ये शोषण ना हो, असमानता ना हो, भेदभाव की दीवार आपके ना भाई हो। ने आपको बचपन में ही चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस की कहानियों का संकलन ला के दिया, तो क्या उसका भी प्रभाव एक दूसरे तरीके से आपके जहन हाँ, पे आया? वो सब तो पढ़ ही रहा था। मैंने एक तरह से 7वीं 8वीं में ही प्रेमचंद की कहानियां, उनके उपन्यास बहुत कुछ पढ़ लिया था। 10वीं तक मैं शायद समूचा प्रेमचंद पढ़ चुका था, रविन्द्रनाथ ठाकुर पढ़ चुका था, शरद पढ़ चुका था। और मुझे उन्हें पढ़ते हुए बिल्कुल समय का बोध नहीं रहता था। ऐसा लगता था कि मैं एक दूसरी दुनिया में चला गया हूँ और उनमें दुख की और करुणा की कथाएं होती थी। पढ़ता जाता था, मेरी आंखों से आंसू झरते जाते, लेकिन एक हाथ में किताब पकड़े, दूसरे हाथ से मैं आंसू पोंछता जाता था, लेकिन ये जाने बिना भी मैं नहीं रह पाता था आगे क्या होगा। तो ये सब चीजें मुझे साहित्यकार बना रही थी। लेकिन मैं ये जरूर बता दूं, ये जो आपने पूछा था प्रकाश मनु, इस प्रकाश मनु की कहानी के साथ बहुत कुछ है जो शायद मेरे लेखक होने को रिवील करता है। मैं बचपन में विज्ञान का विद्यार्थी था और मैं बहुत, अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थियों में से था, बहुत प्रतिभावान था। तो होता ये था हमारे दौर में, अगर कोई बहुत होशियार विद्यार्थी है तो माता पिता ये सोचते थे कि या तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। और आपको ले भी जाया गया, हाँ, आपको कॉलेज में एडमिशन हाँ, भी हो, एडमिशन भी हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये नहीं होना। लेकिन जब मैंने एमएससी कर ली, आगरा कॉलेज आगरा से भौतिक विज्ञान में मैंने एमएससी की, तो तब तक ये स्पष्ट हो गया था कि मैं पढ़ता तो विज्ञान हूँ, लेकिन मेरा मन तो साहित्य की ओर दौड़ता है। और उस समय जैसे इल्हाम सा हुआ और एक आवाज सी आई कि चंदर, मेरा नाम था, कि तुम क्या जीवन भर दो चक्की के पार्टों के बीच में पिसते रहोगे? कब तक पिसोगे? तो तुम अपना जीवन क्यों नहीं जीते? और उसी समय मैंने तय किया कि मैं अब साहित्य का जीवन जीऊंगा। एक तरह से ये जीवन की नई यात्रा होगी। मैं एमए करूंगा, पीएचडी करूंगा और मैंने जीवन का रास्ता अब बदल लिया है। एमएससी के बाद मैंने ये तय कर लिया, मैंने एमए किया। घर पे चाहे विरोध हुआ, लेकिन मेरी माँ बहुत अच्छी थी,
वो जानती थी कि मेरा बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे लो। मैंने घर पे अनशन कर दिया था। तो अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा कि और सबने कहा पागल हो गए हो, एमएससी कर लिया है तो प्राइवेट एमए कर लो और करते रहना तुम्हें जो करना है साहित्य वगैरह। मैंने कहा नहीं, मैं रेगुलर एमए करूंगा, मैं पीएचडी करूंगा, मेरा जीवन बदल चुका है, नए सिरे से मैं जीवन की शुरुआत करूंगा। माँ ने कहा बेटा तुम करो। एमए किया, फिर मैं पीएचडी करने कुरुक्षेत्र गया। वहां जाकर के कुरुक्षेत्र के बारे में पूरी कहानी आपसे सुनेंगे, लेकिन ये गीत आपको बहुत पसंद है, जिंदगी कैसी है पहेली। क्यों पसंद है ये गाना आपको? सचमुच जिंदगी पहेली लगती है कि? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मुझे जब मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ से होते होते मैं कहाँ पहुंचा, मुझे चलिए, बिल्कुल अंदाजा नहीं ये था। सारी कहानी सुनेंगे। पहले ये गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का, जिंदगी कैसी है पहेली, फिल्म आनंद से। जी जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए। मनु जी, चलिए अब चलते हैं कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय है उसके प्रांगण में। अगर आपने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय देखा हो तो वो ऐसा है कि हरियाली के बीच में कुछ बिल्डिंग्स हैं और उनके बीच में आप पढ़ रहे हैं, एक तरह का शांति निकेतन। और उन दिनों मैं प्रेम में था, मेरे साथ ही अच्छा, रहा आपने कर कहा रही उन थी दिनों मेरी में प्रेम में था। प्रेम में तो इंसान आकंठ डूब जाता है, तो था क्यों? है?
हाँ, एक तरह से वो आपको एक कुरुक्षेत्र में ही मिली वो? कुरुक्षेत्र में, हुँ, वो कुरुक्षेत्र की ही हैं। हुँ, और मैं रिसर्च करने पहुंचा, अगले वर्ष वो रिसर्च करने के लिए आए हुँ, और हम लोग मिल करके ही हुँ, पढ़ा करते थे। हुँ, और हुँ, एक तरह से हम साथ साथ, मेरा भी कविताओं पे शोध था, उनका हुँ, भी, हुँ, हम साथ साथ मिलकर कविताएं पढ़ते थे, हुँ, हुँ, कविताएं डिस्कस करते थे, हुँ, कविताओं के साथ जीवन डिस्कस करते थे। हुँ, और पता नहीं, ये डिस्कस करते करते हुँ, कविताओं ने और साहित्य ने हमें बहुत मिला करीब है, दिया। और क्या हमें ये बात लगा है, बहुत कि सुंदर। मैं हुँ, उनके बिना न रह पाऊंगा, उन्हें हुँ, लगा वो मेरे बिना न रह पाएंगी। हुँ, और हमें जीवन की सह यात्रा करनी है, हुँ, लेकिन इस सह यात्रा में आडंबर कोई ना हो। हुँ, तो हुँ, हम लोगों ने विवाह किया, हुँ, एक ऐसा विवाह जिसमें यूनिवर्सिटी के मेरे 5-7 मित्र थे, उनके हुँ, घर के 5-7 मित्र थे। हुँ, हुँ, और उसमें न कोई घोड़ी पर चढ़ना था, न कोई बैंड बाजे थे। हुँ, आधे पौने घंटे में हुँ। हमारा सामान्य सा माता-पिता विवाह। आए होंगे आपके? मेरे भाई हुँ, आए थे हुँ, हुँ, और उनके घर परिवार के लोग हुँ, थे। हुँ, और सिर्फ एक सामान्य चाय जो पी जाती है, मित्रों को पिलाई गई और हुँ, वो विवाह संपन्न हुआ। हुँ। अ, यहाँ पर हम आपकी ही पसंद का फूल तुम्हें भेजा है रब ने, कभी किया भी था ऐसा? वो फूल अगर प्रतीक माने तो बहुत बार शायद किया हो। चलिए सुन लेते हैं आपकी पसंद का ये गाना। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है? प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना? नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना? आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले। खत से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे,
मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु और इस वक्त हम दिल से दिल की बात कर रहे हैं प्रकाश मनु जी से, जो कि एक सुविख्यात रचनाकार हैं, उपन्यासकार, कहानीकार और बाल साहित्यकार। मैं हूं आपके साथ राजश्री। बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। आप उन दिनों बहुत साहित्य पढ़ रहे थे, लगातार पढ़ते रहे। क्या कोई कथा गुरु भी थे आपके जिनसे आप प्रभावित हुए? हाँ, कथा गुरु मेरे सत्यार्थी जी हैं। और सत्यार्थी जी अब तो वे नहीं रहे। बहुत भव्य व्यक्तित्व था उनका। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोकगीतों की तलाश में लगा दिया। उनकी जेब में 4 पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन वो दर दर घूमते हुए जगह जगह के लोकगीत इकट्ठे करते थे। इस महादेश की अनेक बार उन्होंने परिक्रमाएं की। फिर उसके बाद उन अनुभवों पे कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास लिखे। मैं जब उनसे मिला तब मैं नंदन पत्रिका में, हिंदुस्तान टाइम्स की लोकप्रिय पत्रिका है नंदन, मैं बच्चों की, जी। उसमें संपादकीय विभाग में था। तो मुझसे मेरे संपादक जयप्रकाश भारती जी ने कहा कि मनु जी, विशेषांक हमारा निकल रहा है, उपहार विशेषांक, इसके लिए एक कहानी अगर सत्यार्थी जी की मिल जाए तो क्या कहना। मैंने कहा सत्यार्थी जी कहाँ मिलेंगे? बोले वो तो कहीं भी मिल जाएंगे, उनके पास एक बड़ा सा झोला होता है, ये वो ऐसे पहचान झोला उनके, लेकर के हाँ। घूमते हैं। और आप कहेंगे कि मुझे कहानी चाहिए तो वो झोले में हाथ डालेंगे और आपको कहानी निकाल के दे देंगे। मैंने कहा अद्भुत, ऐसा भी कोई व्यक्तित्व हो सकता है। तो मैं उनकी तलाश में भटकने लगा। किसी ने कहा कि आप लिबर्टी सिनेमा के सामने चले जाइए और वहाँ किसी से पूछिए कि लंबे से चोगे और लंबी सी दाढ़ी वाले बहुत बड़े साहित्यकार हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो आपको उनके घर तक पहुँचा देगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। जब मैंने कहा कि लंबे से चोगे और लंबी सी दाढ़ी वाले रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह लगने वाले एक बड़े साहित्यकार हैं, वो कहाँ मिलेंगे, तो मुझे वहाँ पहुँचा दिया गया। वहाँ मिले, बहुत सारी बातें हुई। मैंने उनसे कहा कि सत्यार्थी जी, मुझे तो नंदन के लिए कहानी चाहिए। और फिर बताया कि ऐसी कहानी चाहिए सीधी सरल, जैसे दादी नानी की हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है मनु कि मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लिखूंगा कि जिसमें ना एक आंच कम, ना एक आंच ज्यादा, है ना, बिल्कुल सही आंच हो। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने किस तरह से कही, ना एक आंच ज्यादा, ना एक आंच कम, जैसे रोटी सही पकी हुई हो। तो कितनी बड़ी बात को कितने आसान शब्दों में कह सकते हैं। मैं उनके जितने निकट आया, वो मुझे इसी तरह से बड़े अद्भुत ढंग से अपनी बातें कहते नजर आए। एक बार उन्होंने कहा कि मनु, तुम्हारे चारों ओर कहानियां ही कहानियां हैं। तुम चाहो तो अगर राह का पत्थर है, उसको अगर ध्यान से सुनो तो लगेगा वो भी अपनी कहानी कह रहा है। जिस मेज पर तुम बैठे हो, वह मेज भी अपनी कहानी कह रही है। जिस कुर्सी पर बैठे हो, सुनो तो कुर्सी भी एक कहानी कह रही है। कहानियां ही कहानियां हैं। लेकिन तुम में अगर सुनने का धीरज और संवेदना है तो तुम उसे लिखोगे। कहानी ढूंढने के लिए तुम्हें कहीं जाने की दरकार नहीं। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसी बात भी कोई कह सकता है। ऐसे ही उन्होंने एक बार मेरी कहानी सुनी तो बहुत प्रभावित हुए और फिर कहा कि मनु, जब हम कोई कहानी लिखते हैं तो हम कहानी ही नहीं लिखते, कहानी लिखने के बाद हम बदल भी जाते हैं। कहानी हमें भी बदल देती है। शायद उसे लिखते हुए कुछ हमारे अंदर करुणा पैदा होती है, कुछ आंसू छलकते हैं, हमारे अंदर एक पवित्रता का उजाला होता है। तो हर कहानी लिखने के बाद कहानी खुद लेखक को भी बदल देती है। मुझे बहुत बड़ी बात लगी। तो उनकी इतनी बातें मैंने सुनी कि उससे मुझे लगा कि मेरा जीवन अंदर बाहर से बदल रहा है। तो मैंने जो भी कहानियां लिखी, जो भी उपन्यास लिखे, उसमें बाबा देवगंधार के रूप में और कहीं बहुत बहुत नामों से वो हमेशा उपस्थित रहते हैं। उनके बिना मुझे शायद उतना सुख, उतना आनंद नहीं मिलता। मेरे उपन्यासों में भी हैं, कहानियों में भी हैं, मेरी कविताओं में भी हैं। वे हैं मेरे कथा पुरुष, जो सच में मुझे उनसे बड़े कद का कोई व्यक्ति
नहीं आज लगता। तक नहीं मिला, नहीं लगता। जो कि बिल्कुल बच्चों जैसे थे, लेकिन बिल्कुल कद आपकी उनका बहुत विराट। आपकी कहानियों पे बात करूंगी, लेकिन आपकी पसंद का ये गाना मैं जब से सोच रही हूँ कि आपसे पूछूं, आपको तो आपकी श्रद्धा मिल गई, फिर आपको ये गीत क्यों इतना पसंद है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। ये कई बार मुझे ये लगता है कि शायद मैं बहुत कुछ करना चाहता था, मेरे हम्म। भीतर बहुत और आपने आकांक्षाएं थी, इतना साहित्य बहुत, गढ़ा है, लेकिन मुझे रचा लगता है। है कि शायद जितना मैंने लिखा है हम्म। उससे शायद बहुत ज्यादा ऐसा है जो लिखने और से आप रह गया है। हम्म। और मुझे बहुत सी चीजें तो ऐसी लगती हैं कि हम्म। अगर मैंने नहीं लिखा हम्म। तो मैं शायद शांति से मर नहीं पाऊंगा। आपको राष्ट्रीय यकीन नहीं होगा कि मैं एक दिन भी रिटायर नहीं हुआ। हम्म। जब मैं नंदन से मुक्त हुआ 2010 में, हम्म। अगले दिन से ही मैं तैयार होकर के उसी तरह अपने घर की मेज पर बैठ जाता था जैसे नंदन जाना होता था, हम्म। और वहीं बैठ करके सुबह 9 से लेकर के रात 10 बजे तक हम्म। मुझे कोई होश नहीं होता था। मैं लिखना लिखना और लिखना, इसके सिवा कोई होश नहीं। अथाह समंदर लोग जिसके मुझे कई बार बुलाते हम्म। हैं हम्म। सेमिनार्स में कहीं हम्म। और के, मनु जी आ हम्म। जाइए, और कहते हैं बहुत प्राकृतिक स्थल है ये है। तो मैं कहता हूँ कि जिस जगह बैठ करके मैं लिखता रचना। हूँ हम्म। वहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ बहती हैं, और उससे पवित्र और कुछ नहीं। और बिल्कुल। पवित्र तीर्थ स्थल कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि वहां बैठ करके मैं सारे राग द्वेष से मुक्त होकर के ईश्वर से मेरी लौ लग जाती है, मन मेरा निर्मल हो जाता है, और उस समय मैं एक बच्चे की तरह सरल होता हूँ, है ना। और मुझे लग रहा है ईश्वर मेरे सामने है और मैं उसे देख रहा हूँ और मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। बहुत सुंदर। ऐसा इसके अलावा कोई स्थल हो नहीं नहीं हो सकता। तो अब सकता। मैं बस चलिए। लिखता हूँ, और यही मेरा एक सपना है हम्म। कि मैं जब जाऊं जो कुछ तो बाकी है आपको लगता है वो लिखते हुए, बिल्कुल। लिखते लिखते मैं चला जाऊं। आखिरी सांस जब लूं तो मेरे हाथ में या तो पुस्तक हो या कलम हो, कलम। जब मैं कुछ लिख रहा हूं। अभी बहुत कुछ लिखेंगे आप। चलिए, आपकी पसंद का ये गाना हम सुन ही लेते हैं, कोरा कागज फिल्म का ये गीत। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक हवा का झोंका आया, हो एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल, ना पवन की ना चमन की किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल, खो गई खुशबू हवा में, कुछ न रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु, और हमारे साथ हैं विख्यात रचनाकार प्रकाश मनु। आपकी कहानियों की बात चल रही थी, तो यहाँ ये एक सवाल है कि आपकी कहानियों को पाठक आपकी आत्मकथा की तरह मानते हैं, नायक को हटाकर आपको वहाँ सोचते थे, और मिलने पर आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता था, तो क्या कभी किसी तरह की कोई उलझन होती थी, या क्या जवाब देते थे आप?
अब जवाब देना तो खैर कठिन ही था, हाँ। लेकिन ये ठीक ठीक आत्मकथा नहीं है। मुझे लगता है जितने लोग हैं सबका लिखने का अपना तरीका है, और ये मुझे शुरू से लगता था कि मुझे कहानी लिखनी है तो कहानी की लीक पर नहीं चलना, कविता लिखनी है तो कविता की लीक पर नहीं चलना, मुझे अपनी लीक खुद बनानी है। तो जैसी सब कहानियां लिखते हैं वैसी प्रकाश मनु लिखे तो उसके लिखने का कोई फायदा नहीं है। जैसी प्रकाश मनु को लिखनी चाहिए वैसी प्रकाश मनु लिखे। तो मेरे अंदर कहानी बनती कैसे है, कैसे वो सिरजती है, तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं मेरे सुख दुख हैं, मेरे देखे हुए पात्र हैं, और वो जिंदगी है जिसे मैं देखता हूँ अपने भीतर अपने बाहर, उसी को मैं कहानियों में कहता हूँ। लेकिन हाँ, कहते हुए सब कुछ ठीक वैसा ही नहीं रह जाता। उसमें जो पात्र आते हैं कहानी की जरूरत के हिसाब से, कहानी की शिल्प के हिसाब से वो बदलते भी हैं। यानी जो वास्तविक पात्र हैं उन्हीं वास्तविक पात्रों से मैं अपने कल्पित पात्र गढ़ता हूँ। जो वास्तविक कथाएं हैं उन्हीं कथाओं से मैं अपनी कल्पित कथाएं गढ़ता हूँ। हो सकता है मेरे जीवन में कोई घटना घटित हुई हो और वो वहां खत्म हुई हो जहां मुझे प्रिय ना हो, तो मैं उसे और आगे बढ़ाकर उस जगह पहुंचाऊंगा। जैसा हुआ तो नहीं था, लेकिन मेरा मन कहता था कि इसे ऐसा होना चाहिए। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। जरूर। मैंने आपको बताया था मैं बहुत बहुत था, सोचते थे, लेकिन हाँ। मैं जितना सोचता था उससे ज्यादा पढ़ता भी था। मैंने एक जगह लिखा है कि जब मैंने क ख ग पढ़ा और क ख ग पढ़ने के बाद मुझे बताया गया कि क ल और म तीनों को मिलाए तो कलम बन जाती है। मेरे लिए इतना बड़ा जादू मंत्र था, इतना बड़ा चमत्कार कि मैं हैरान रह गया। क ल और म, क का कोई अर्थ नहीं था, ल का कोई अर्थ नहीं था, म का, लेकिन क ल म मिलकर उसमें एक अर्थ पैदा हो गया। ये कितनी अद्भुत बात। और इस बात ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं एक तरह से बावरा हो गया, पागल हो गया। अब मैं सारे दिन काला और म ही मिलाता था, जो अक्षर मुझे दिखाई पड़ते थे उन्हें मिलाता था। मुझे लगता था मैं सारी दुनिया का साहित्य पढ़ सकता हूँ क्योंकि मैं काला और म मिला सकता। मेरे यहाँ जो अखबार आता था उसमें मैं देखता था नव भारत टाइम्स या हिंदुस्तान या जो भी है ना, तो मैं उनको इसी तरह से मिलाया करता था। तब थोड़े आधे अक्षर दिक्कत करते थे लेकिन बाद में वो भी सुलझ गए, है ना। तो मुझे लगा मैं पढ़ सकता हूँ। और फिर उसकी इतनी ललक हुई कि मैं रास्ता चलता था तो जो विज्ञापन होते थे दीवारों पे वो मैं पढ़ा करता था। और जब मैं उन दिनों ये सब पॉलिथीन वगैरह की थैलियां नहीं होती थी, अखबार के लिफाफे होते थे, इसमें दाल आती थी, चावल आते थे, चीनी आती थी। तो वो जब होता था तो मैं माँ से कहता था माँ ये लिफाफे मुझे दे दिया करो। तो उन्होंने कहा तू क्या करेगा बेटा? मैंने कहा मैं पढ़ूंगा। तो मैं उन लिफाफों को खोल करके सीधा कर लेता था तो अखबार जैसा बन जाता था। मैं देखता था उसमें कोई कहानी है लेकिन उसका शुरू का हिस्सा कटा हुआ है और बात का है, तो मैं उसको पढ़ता था और शुरू की कल्पना कर लेता था कि शुरू में क्या रहा होगा। और कोई कोई ऐसा होता था शुरू का तो है, आखिर का हिस्सा कटा हुआ है, तो मैं ये करता था कि कहानी पढ़ लेता था और ये सोचता था कि कहानी कैसी होगी, उसको पूरा करता था। तो ये जो बचपन में था यही बड़ा होकर के शायद इसी ने मुझे कहानीकार बनाया। तो ये जो दुनिया मेरे सब ओर है, यह दुनिया अगर सुंदर हो जाए तो वह कैसी दुनिया होगी। मैं रात दिन बचपन में भी यही सोचता था और अब मैं 72 बरस का हो गया हूँ, अब भी मैं रात दिन इस दुनिया को उस आदर्श दुनिया में बदलता हूँ अपनी रचनाओं के जरिए। जो मेरे मन में और सपने में है मैं अपने अंदर ले जाकर उस अधूरेपन को भरता हूँ। मेरी कहानियां कविताएं पढ़ करके इतनी दूर दूर से पाठकों के फोन आते हैं, बल्कि छोटे छोटे बच्चों के भी, कि अंकल हमारी लाइब्रेरी में आपकी किताबें हैं, मैंने ये किताब पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, आप बहुत अच्छा लिखते हैं अंकल, पढ़ करके मुझे ऐसा लगा। तो मुझे लगता है कि दुनिया में इससे बड़े सुख और आनंद के पल कुछ नहीं हो सकते और दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा पुरस्कार भी इससे बड़ा नहीं हो सकता और इससे बड़ा कोई धन, कोई खजाना, कोई संपत्ति नहीं हो सकती। मुझे लगता है ईश्वर ने मुझे वह दे दिया जिससे बड़ा कुछ भी नहीं था, सब कुछ उसने मुझे दिया। तो ये जो खजाना है शायद उसी बचपन का खजाना है जिसमें मैं चुपचाप सोचा करता था और जो मेरे आसपास होता था, जो मुझे अप्रिय लगता था, अब जो वो मुझे कलम कष्ट के जरिए पहुंचाता था। कहानियों के तौर पे हाँ,
उपन्यास के तौर हाँ पे आती है। हाँ, बहुत तो एक सुंदर। तरह से वही बचपन हम्म, अब भी मेरे अंदर है, और थोड़ा उसका रूप बदल गया है। आप कह सकते हैं कि आपके सामने बातचीत करने वाला यह 72 वर्ष का एक शिशु है जो आपसे बात कर रहा बहुत सुंदर, और हमें बहुत आनंद आ रहा है इस शिशु से बात करने में। अब आपकी ही पसंद का फिल्म पाकीज़ा का वो गाना सुनते हैं, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। ये गाना हम श्रद्धा जी के लिए आपकी है। सच है में ना? बहुत अच्छा लगता हाँ? है मुझे। पाकीज़ा जब आई थी हम्म, तो मैं एमएससी कर रहा था हम्म, आगरा कॉलेज आगरा से, हम्म, और ये फिल्म देखी थी। हम्म, हम्म, बहुत गहरा असर पड़ता, बहुत दुख था उसमें, आनंद भी था। हम्म। और थोड़े दिनों बाद ही मीना कुमारी की मृत्यु हो गई थी। तो ये गीत मुझे सुनते कभी हैं, भूलता नहीं है। चलिए सुनते हैं। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, आओ खो जाए सितारों में कहीं, आओ खो जाए सितारों में कहीं, छोड़ दे आज दुनिया ये ज़मीं, दुनिया ये ज़मीं। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, हम नशे में है संभालो हमें तुम, हम नशे में है संभालो हमें तुम, नींद आती है जगा लो हमें तुम, जगा लो हमें तुम। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, जिंदगी खत्म भी हो जाए अगर, जिंदगी खत्म भी हो जाए अगर, न कभी खत्म उल्फत का सफर, उल्फत का सफर। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। हम हैं तैयार चलो। मनु जी, हिंदी में बाल साहित्य का पहला व्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय आपको जाता है। आपकी बाल कहानी एक था ठुनठुनिया पर साहित्य अकादमी का पहला बाल साहित्यकार पुरस्कार भी प्रदान किया गया आपको। फिर तो पुरस्कार मिलते ही चले गए। पहला व्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय और फिर कहानी पर पहला बाल साहित्यकार पुरस्कार। ऐसा है हम्म, राजश्री, हम्म, जब मैं लंदन में आया तो मेरे लिए वो खाली नौकरी नहीं थी। हम्म, मैं जो संपादन का कार्य था वो सब करता था, हम्म, और थोड़ा भी समय मिलता था तो मैं नंदन की पुरानी फाइलें
नंदन 64 में शुरू हुआ था। तो 64 में जो नंदन का रूप था, और इतने बड़े बड़े दिग्गज साहित्यकारों ने उसमें लिखा, अमृतलाल नागर ने लिखा, कमलेश्वर ने लिखा, राजेंद्र यादव ने लिखा, मन्नू भंडारी ने लिखा, इतने दिग्गज लोगों ने लिखा जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी। और अक्सर यही कहा जाता था कि ज़्यादा बड़े साहित्यकारों ने बाल साहित्य नहीं लिखा, पर मैं तो कुछ उल्टा ही देख रहा था। भवानी बाई को मैं उसमें देखा करता था। तो इतने दिग्गज लोगों की उसमें रचनाएं थी, तो मुझे लगा ये बात लोगों को पता होनी चाहिए। और फिर वो जो अध्ययन मैंने किया निरंतर, जो लेख लिखा करता था, उसमें मैं वो सारी बातें लिखता था, तो लोग बड़े प्रभावित होते थे। अच्छा, हमें इस बात का पता नहीं है। तो मुझे लगा नंदन पत्रिका में बाल साहित्य का तो एक पूरा इतिहास छिपा ही हुआ है, तो मैं क्यों ना उसको सामने लाऊं। पहले मैंने हिंदी बाल कविता का इतिहास लिखा, वो खाली एक विधा का इतिहास था। लेकिन फिर मैंने हिंदी बाल साहित्य, जिसमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सारी विधाएं थी, ये सब लिखने में मैंने अपने जीवन के 20-22 वर्ष लगाए। नंदन तो उसमें केवल प्रेरक तत्व ही था, लेकिन मुझे तो बहुत सारी पुस्तकों की दरकार थी, उसके बिना वो कैसे हो सकता था। तो हालत ये थी राजश्री कि अगर मेरे पास 2-3 हज़ार रुपए हैं और मैं किसी पुस्तक प्रदर्शनी में गया, तो मैं उनसे कह देता था ये पुस्तकें मुझे चाहिए और इतने पैसे मेरी जेब में हैं, तो आप जब इतनी पुस्तकें हो जाएं तो वहाँ बंद कर दें, क्योंकि लौटने के लिए 20-30 रुपए मेरे पास हों, ताकि मैं घर पहुँच जाऊँ। और फिर वो 2 थैलों में लेकर के हाँफता काँपता हुआ वो पुस्तकें मैं घर पहुंचता था। हालांकि पत्नी मेरी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि जिन पैसों से हमें घर चलाना है, घर की ज़रूरतें लेनी है, वो तुम पैसे इस तरह से क्यों खर्च करते हो। लेकिन मुझे इतिहास लिखना वो जानती थी, और ये भी जानती थी कि अगर मैंने इतिहास नहीं लिखा तो मैं सुख से मर नहीं सकूँगा। तो वो पुस्तकें वे भी पढ़ती, मैं भी पढ़ता, और 20-22 वर्ष इस तरह से चलते रहे। उस इतिहास के पता नहीं कितने प्रारूप बने, 100 से ज़्यादा बदले गए, उसमें संपादन हुआ, जुड़ा, और अंततः वो इतिहास आया जो हिंदी बाल साहित्य का पहला इतिहास था। मेरे संपादक जयप्रकाश भारती जी कहा करते थे, चंद्र प्रकाश जी, वो साहित्य कभी बड़ा नहीं हो सकता जिसमें संदर्भ ग्रंथ नहीं हो। लेकिन बाल साहित्य में संदर्भ ग्रंथ नहीं है, और कोई ये काम करना नहीं चाहता, क्योंकि ये काम कठिन है। लोग कविता कहानी तो लिख लेते हैं, लेकिन ये काम कोई नहीं करना चाहता। तो मुझे ये लगा जो काम कोई नहीं करना चाहता वो मैं क्यों ना करूं। और उसके बाद ये इतिहास ग्रंथ लिखा गया, जिसे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि एक तरह से हजारों मैंने बाल साहित्यकारों का सपना साकार कर दिया। तो मेरे जीवन की बहुत बड़ी तपस्या थी। और इसी तरह से एक था ठुनठुनिया उपन्यास है मेरा, बच्चों के लिए लिखा गया। 2010 में साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पर भी पुरस्कार देने प्रारंभ किए। तो एक था ठुनठुनिया पर, एक तरह से पहला बाल साहित्य पुरस्कार था जो मुझे मिला। और उसके बाद तो एक अविराम यात्रा ही चल पड़ी। हालांकि मैं पुरस्कारों से अपने आप को तौलता नहीं, पुरस्कारों से अपने आप को जोड़ता नहीं। मुझे लगता है चलना ही चाहिए, चलना ही चाहिए। और मुझे हमेशा लगता है राजश्री, अभी तो मैंने लिखा ही क्या, एक गीत की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। आज तक जो कुछ लिखा वह भूमिका थी, आज तक जो कुछ लिखा वह भूमिका थी, गीत तो मेरे अभी प्रारंभ होंगे, और अभी से पुजारिन थक गई तुम, और अभी से पुजारिन थक गई थी। ये पुजारिन लेखनी को कहा गया है। ये कविता, आपके प्रश्न का उत्तर शायद इसी कविता की पंक्ति से दिया जा सकता था कि जो कुछ मैंने लिखा वह तो भूमिका है, अभी मुझे बहुत लिखना है। शायद जो कुछ मुझे लिखना है वह मैं लिख पाऊँ, इसके लिए मुझे अभी बहुत जीवन जीने हैं। हाँ, शायद 2-3 और जीवन जीऊँ तो वो पूरे हों, लेकिन जो भी है मैं आखिरी सांस तक वो सब पूरा करना चाहता हूँ जो मेरे हमारी मन में यही शुभकामनाएं हैं मनु जी कि आपका रचना संसार ऐसे ही बढ़ता रहे, आप निरंतर लिखते रहें और हमें पढ़ने को वो किताबें मिलती रहें। हमारी समय सीमा है, वगरना आपसे बात करने के लिए भी बहुत कुछ था। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें ये वक्त देने के लिए, हमसे बातें करने आपका भी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो शायद ये बातें मैं कभी कह भी ना पाता, और शायद मेरे मन में ही रह जाती। इस बहाने मुझे अपने आप से
संवाद करने का भी एक बड़ा खूबसूरत मौका मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब राजश्री त्रिवेदी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल